नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज का सीधा सवाल है लेकिन जवाबों में बहुत उलझन है। क्या कश्मीर में श्रद्धांजलि भी अब राजनीतिक इजाज़त से बंधी होगी? कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कई विपक्षी नेता, जो विपक्षी दलों के नेता हैं, मंत्री, पूरी सरकार शहीद दिवस पर कब्रगाह पहुंचना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोका गया, उन्हें घरों में नज़रबंद किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया, हमें अपने ही शहीदों तक जाने से रोका जा रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर सियासत गर्म है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ विधायक शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। कुछ लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। सुरक्षा बलों से तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम कैसे जाएं, चुने हुए लोगों को जो लोग चुने नहीं हैं वो रोक रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीपी के नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कश्मीर की घटना का बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी रिएक्शन देखने को मिला। ममता बनर्जी ने उमर अब्दुल्ला का खुलकर समर्थन किया और केंद्र की बीजेपी सरकार को लपेटे में लिया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई, जब सरकार बदलेगी तब किस रास्ते से फांद कर जाओगे। उमर अब्दुल्ला को दीवार फांद कर शहीद स्मारक जाना पड़ा। इस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया। तो क्या सिर्फ ये श्रद्धांजलि थी या फिर इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक सोची समझी रणनीति, या फिर किसी की साजिश कश्मीर को गरमाने के लिए? कश्मीर का मुद्दा कब एक संवेदनशील श्रद्धांजलि से सियासी खेल बन जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो आज सबसे बड़ा सवाल, आखिर कश्मीर को कौन गरमा रहा है? पहलगाम में 27 पर्यटकों की हत्या के बाद जिस तरीके से इस देश का माहौल बना था, उसको संभालने में देश के लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ है। और अब बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा बहुत सुगमता से, बहुत अच्छे माहौल में चल रही है। लाखों यात्री रोज़ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। सावन का महीना भी शुरू हो गया है, पहला सोमवार है आज सावन का। लगातार बाबा बर्फानी के लोग दर्शन कर रहे हैं। इस बीच कश्मीर को गरमाने की साजिश, सियासत या रणनीति किसकी है, ये आज हम सवाल उठाएंगे। क्योंकि सब कुछ जब ठीक चल रहा है तो फिर अवरोध पैदा करने की क्या ज़रूरत है? अब अवरोध कौन पैदा कर रहा है, आज इसी चर्चा इसी पर करेंगे। तो क्या सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नाराज़गी है, या फिर एक सोची समझी रणनीति है, केंद्र बनाम राज्य, या फिर कश्मीर बनाम केंद्र की राजनीति? मंथन में आज इसी पर बात करेंगे कि कश्मीर को कौन गरमा रहा है। लेकिन कश्मीर के लोग ये भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला इधर प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र के करीब जाते दिखे, और आज शहीद दिवस पर जब हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा था। पार्टी के लोग नहीं निकलने दिए जा रहे थे, मंत्रियों को नहीं निकलने दिया जा रहा था, पीडीपी और कांग्रेस के कई नेताओं एमएलए को नहीं निकलने दिया जा रहा था। तो उमर अब्दुल्ला के सामने एक सियासी मजबूरी थी कि वो दीवार फांदें। तो क्या ये जो दीवार फांदे हैं उमर अब्दुल्ला, ये सियासी दीवार थी? और ये पीडीपी के नेता नज़र आ रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं कि मुझे खोलो, मुझे पार्टी दफ्तर जाना है या मुझे कहीं शहीद स्मारक जाना है। उमर अब्दुल्ला इस तरीके से फांद कर शहीद स्मारक जा रहे हैं। ये दृश्य अखिलेश यादव अक्सर जेपी सेंटर की दीवार फांद कर अंदर श्रद्धांजलि देने जाते हैं जेपी को, लखनऊ में, वो दृश्य एक तरीके से दोहरा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। गेट फांदते सीएम उमर अब्दुल्ला अंदर पहुंचते हैं और फिर अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ वो शहीद स्मारक पर फातिया पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो ये क्या केंद्र और राज्य के बीच का झंझट है?
आखिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा क्यों लिया कि सभी को रोका जाए, वहाँ जाने से पहले क्यों नहीं रोका गया? बहुत सारे सवालात हैं। पहले इस घटनाक्रम के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। पीडीपी के नेताओं को भी रोका गया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, अल्ताफ़ मलिक हैं, यासीन भट्ट हैं, और उनको हाउस अरेस्ट किया गया। वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या शहीदों के स्मारकों को लेकर राजनीति कर रही हैं क्षेत्रीय पार्टियां और केंद्र? एक बड़ा सवाल है। उमर अब्दुल्ला को सुनिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं। बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया। जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई ये क्या धींगा मुश्ती है। चुने हुए मुख्यमंत्री से हाथापाई, धक्का मुक्की। 13 जुलाई शहीद दिवस होता है जिसमें जेल प्रहरियों की गोलीबारी से जो लोग मारे गए थे उनकी याद में फातिहा पढ़ा जाता है। वहाँ उनकी कब्रें हैं। वो कह रहे हैं ठीक है मत जाने दीजिए। अगर 13 के लिए कोई हुक्म था आपके पास तो आज फिर क्यों रोका? वो कह रहे मेरे लिए तो हर दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई, जनवरी, फरवरी, कभी भी हम आ सकते हैं। तो क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा गरमाने की कोशिश की जा रही? क्या कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? क्या इसके पीछे कुछ चल रहा है? आखिर ये क्यों ऐसा किया गया? ये बड़ा सवाल है। और देश के जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की चीज़ें बिल्कुल, शहीदों के कब्रिस्तान में जाने में क्या बुराई है? यह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि एक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सुबह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ हुआ वह अस्वीकार्य है, स्तब्धकारी है, शर्मनाक है। ये ममता बनर्जी कहती हैं। और अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई जब भी
आप इस तरह की हरकतें करते हो तो ये मत भूलो कि कभी ये दिन पलटेंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि तुम यूं ही हर बात पर मत इतराओ, पाबंदियों का दौर लगाओगे तो जब बदलेगी हुकूमत तो तुम ही बताओ कि तुम किस सरहद को फांद कर जाओगे। अखिलेश यादव चेता रहे हैं कि अगर हुकूमत बदली तो तुम बताओ कि किस सरहद को फांदोगे। हम उमर अब्दुल्ला ने तो जो करना था कर लिया। तो इस तरीके की तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इसमें ना आना भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। मुझे नहीं लगता आई है लेकिन अगर आई हो तो मैं उसको शामिल करूंगा इस चर्चा में। लेकिन कुल मिलाकर अगर पूरा प्रकरण है तो 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ था। 13 जुलाई को कश्मीर में जो कश्मीरियों का एक समूह था श्रीनगर जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। वहाँ पर जेल के जो बंदी रक्षकों ने गोलीबारी की थी। ये 1931 का मसला है और प्रदर्शन करने वाले सभी लोग अब्दुल कादिर के समर्थक थे जो जेल में बंद थे। और उसके बाद कादिर ने कश्मीरियों से डोगरा शासक हरि सिंह के खिलाफ बगावत करने को कहा था। डोगरा बनाम जो अन्य लोग थे। और 13 जुलाई को प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए इनका समूह जेल के बाहर इकट्ठा हुआ था। उस दौरान अब्दुल कादिर को कैद करके रखा गया था जेल में, जैसा मैंने बताया। और उसके बाद गोलीबारी हुई। प्रदर्शन से रोकने के राजा हरि सिंह की सेना ने गोलीबारी शुरू की, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद राजा हरि सिंह की सेना की गोलीबारी में 22 लोग मारे गए थे। तो पूरा ये इस तरह का प्रकरण है और उन्हीं की कब्रों में फातिया पढ़ने जाते हैं। शहीदी दिवस है और तभी से ये मनाया जाता है शहीद दिवस। अब सवाल ये है कि क्या हर साल रोका जाता है या पहली बार रोका गया, अब क्यों रोका गया? सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा तो कश्मीर को गरमाने की ज़रूरत क्या है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। शमीमा नसरीन साहिबा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर से जुड़ी हैं। मीर गुलाम रसूल नाज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व MLA हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। कुछ और मेहमान हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शमीमा नसरीन से ही हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शमीमा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक पत्रकार के तौर पर आप क्या देखती हैं? क्या ये हर साल रोकते हैं, हर साल इन लोगों को रोका जाता है और ये जाते हैं राजाज्ञा तोड़कर, या फिर इसी बार रोका गया है? और इस बार अगर रोका गया है तो इस तरह इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या कोई पॉलिटिकल चीज़ें पक रही हैं क्या? क्योंकि सब कुछ तो शांत चल रहा है, अमरनाथ यात्रा बढ़िया चल रही है, कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बीच कश्मीर को गरमाने की कोशिश, ये बात समझ में नहीं आती। और आज ये खबर जो है, ये खबर और डिस्कशन मुझे नहीं दिखा कहीं नेशनल मीडिया पर इस पर कोई चर्चा कर रहा हो। शमीमा जी, यही सबसे बड़ा अफसोस है कि कोई भी मतलब दूसरे स्टेट में कुछ भी होते हैं तो चर्चा में आती है, और जम्मू कश्मीर में कुछ भी आती है तो वो चर्चा में रहते ही नहीं है। तो ये गलत है। जैसे दूसरे स्टेट है, जम्मू कश्मीर भी हमारा मतलब पार्ट ऑफ इंडिया है, तो हर स्टेट की तरह जम्मू कश्मीर को भी देखा जाए। और अभी तो काफी ठीक ही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये जो घटनाएं घटे हैं बहुत ही खराब, और इसमें कोई ना कोई तो राजनीतिक बात तो है ही जरूर। क्योंकि कोई शहीदों की कब्र को मतलब जियारत करना या वहां जाके फातिहा पढ़ना ये गलत नहीं है। इस्लामी मजहब में कहा गया है हर औलाद, हर मोमिन मुसलमान जो है उनको अपने माँ बाप की कब्र या कोई भी रिश्तेदार या किसी भी कब्र में जियारत करने जाओ। मतलब ये यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा अलग है इससे, कि ताकि अपनी मौत को भी याद करो, मुझे भी यहाँ आना है, ये भी एक बात है। और दूसरा बात है उनके लिए दुआ करो ऊपर वाले से, ये। लेकिन सबसे बड़ा जो है ये, तो ये जो शहीद हुए हैं वो तो लोगों के लिए, अवाम के लिए शहीद हुए हैं, तो उनकी कब्र जियारत करने जाना और उसको रोकना ये बहुत गलत बात है। क्योंकि यहाँ पर कहाँ राजनीति है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनको रोकने ये टोकना, इसमें क्या फायदा है? कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो। और एक बात बहुत शर्मनाक है जो मेरे ख्याल से, कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर का एक पावर होती है, उनका एक इज्जत होती है, तो अगर वो कुछ गलत करे जो अवाम के खिलाफ हो या इंसानियत के खिलाफ हो तब अलग बात है। छोटे मोटे मसलन में उनको नजरबंद कर देना
ये बहुत ही गलत बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ मिसहैंडलिंग हुई है, धक्का मुक्की हुई है, जी 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 जी। उनका अपमान किया गया है। उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बात को कहा है, बिल्कुल इस बात को आम किया है उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी कभी क्लिप में देखा कि हाँ धक्का धक्की हुई है, वो ये छान के फिर गए वो, क्योंकि और वो सवाल उठा रहे हैं कि शहीदी दिवस 13 तारीख को था, आज 14 को क्या दिक्कत थी जाने में, वहाँ क्या दिक्कत हो गई थी? पहले तो बात है 13 तारीख को अगर शहीद दिवस है तो उसको शांतिपूर्ण से निभाना चाहिए। हर सरकार को उस दिन एक मतलब हर स्टेट का कोई ना कोई एक दिन रहते हैं ना, तो वहाँ जो शहीद दिवस है ये नॉट ओनली मुसलमान या नॉट ओनली जो रूलिंग पार्टी के वो उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं वो इंसानियत की खातिर शहीद हुए हैं। शहीद उसी को बोला जाता है जो लोगों के इंसानियत की खातिर लोग शहीद होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से क्यों ना हो। तो जो शहीद दिवस है पहले तो है उसी दिन को एक शांतिपूर्ण की तौर से उनको ये पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है 13 तारीख को, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ बागी होगा ये वो, लेकिन अभी कश्मीर पहले से बहुत शांत है और मैं कश्मीरी लोगों को नजदीक से देखे हो, दे आर नॉट बागी। उनको अगर प्यार मोहब्बत से रखो, वो भी आप बोलते हम इंडियन है, पार्ट ऑफ इंडियन, तो उनको भी उनसे सलूक करना चाहिए। तो ठीक है, मानो 13 तारीख को कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर 14 तारीख को क्यों रोका गया है? ठीक है, ठीक है, 15 तारीख को क्यों? कोई भी तो एक महीने तो दो उनको शहीद दिवस पालन करने के लिए या उनकी सम्मान के लिए तो एक दिन देना चाहिए। ठीक है, और ठीक है। जी जी जी, रजनी सेठी स्टेट का चीफ मिनिस्टर को इस तरह से हैरेसमेंट करना। ठीक है समीमा, मैं आऊँगा। एक सवाल रजनी सेठी से मैं पूछ लेता हूँ। रजनी सेठी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चूँकि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ताकत है, शक्ति है, और अभी उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को कह रहे थे कि भाई आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के आप जिम्मेदार हैं, अब आप किसी को आने जाने से रोकेंगे, आप किसी को ज़ियारत नहीं करने देंगे, चुने हुए मुख्यमंत्री को, बाकायदे उन्होंने कहा कि जो चुने हुए लोग नहीं हैं वो चुने हुए लोगों को दबा रहे हैं। ऐसा क्यों रजनी जी, क्या दिक्कत हो गई? सब कुछ तो कश्मीर में ठीक चल रहा है। जी, मुझसे पहले एक पत्रकार बहन बात कर रही है, मुझे लगता है उनको शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पता। वो जो बातें कर रही है शायद किताबी बातें उन्होंने की है, जो उनको फैक्ट्स और फिगर्स का नहीं नॉलेज है। सुन लीजिए, मैं कश्मीर से खुद कश्मीरी पंडित लड़की हूँ, मैं जम्मू में रहने वाली हूँ, और आपको यहाँ की हिस्ट्री नहीं पता। जिनको आप शहीद कह रहे हैं वो शहीद नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के बागी थे। उन्होंने हमारे यहाँ के राजा के खिलाफ विद्रोह। सुन लीजिए, आप इस पर नहीं कर सकते क्योंकि हमें हिस्ट्री यहाँ की पूरी ठीक है, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी इस मुद्दे पे। मुझे हिस्ट्री पता है। अपने समय में जवाब देखिए, जो लोग वहां मारे गए थे वो कहीं ना कहीं वहां कैदियों को रिहा करने के लिए गए थे। जो शहीद, उनको शहीद नहीं कहा जाता अकॉर्डिंग टू योर डिक्शनरी। मुझे नहीं पता कि आप शहीद किसको कहती हैं। शहीद उनको कहा जाता है जो देश के लिए कुर्बान होता है, जो अवाम के लिए कुर्बान होता है। वो कहीं भी अवाम के लिए कुर्बान नहीं हुए हैं। उन्होंने यहाँ के राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था, विद्रोह करने के दौरान वो मारे गए हैं। और सच्चाई एक और सुन लीजिए, कश्मीरी पंडित जो रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको वहां पर दुष्कर्म करने का काम उन्हीं लोगों ने किया था जिन्होंने उनके घरों में जाकर दुष्कर्म किया था। उनके जवानों की डेड बॉडीज को बोरियों में बांधकर नदियों में फेंक दिया गया था। उस दिन की वो हिस्ट्री है। 13 जुलाई 1931 की फैक्ट एंड फिगर्स रियलिटी ये है, जिसको आप बता नहीं रही हैं। इनको आप शहीदी का दर्जा दे रही हैं। देखिए, कश्मीरी पंडित आप खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी इसका, क्योंकि मुझे पता है। आप कैसे बताएंगी? आप कैसे बताएंगी? मैं तो यहाँ की रहने वाली नागरिक हूँ, जम्मू कश्मीर की मैं कोई जम्मू कश्मीर। नो 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 नो, आप नहीं जानती सच्चाई। देखिए, यही गुमराह करने का अच्छा, आप ये बात छोड़िए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपस में डिबेट नहीं, आपस में नहीं। नसरीन उनको बोलने दीजिए। बोलिए रजनी जी, बोलिए कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा बाकी लोगों के पास। बोलिए, कंप्लीट करिए। दुर्गेश जी, कश्मीरी पंडित और यहाँ का डोगरा समाज समझता है कि वो शहीद नहीं है, जिसको एलजी साहब ने सरकार बनने के बाद, उनकी एलजी गवर्नमेंट बनने के बाद ये छुट्टी कहीं ना कहीं खत्म कर दी थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, पिछले 9 महीने से मुख्यमंत्री साहब अपने मैनिफेस्टो के काम को नहीं कर पा रहे। वो कभी कोई स्टेटहुड का इश्यू लेकर, कभी 370 का इश्यू लेकर लोगों के बीच जाकर सिर्फ हाईलाइट होने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है दुर्गेश जी। अच्छा, ये मसला है। जनता नहीं चाहती कि मतलब कुल मिला के मुख्यमंत्री रजनी जी ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब असफल हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके के सेंसिटिव इशू उठाकर वो एक तरीके से पॉलिटिकल माहौल इस तरह बनाना चाहते हैं कि जो यहाँ की आवाम है वो उनको
कम से कम इस नज़रिए से देखे कि वो बहुत उनके लिए लड़ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव लूथरा साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत संजीव लूथरा साहब। संजीव लूथरा साहब जम्मू कश्मीर के जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीडी एनसी के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मीर गुलाम रसूल नाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम रसूल साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता रजनी सेठी कह रहे हैं कि भाई वो बागी थे, उनको आप शहीद कैसे कह सकते हैं, वो तो सिस्टम के खिलाफ, वहाँ हरि सिंह की सरकार के खिलाफ वो बगावत कर रहे थे, तो आप लोग उनको शहीद बना के एक तरीके से आप सिंपैथी लेना चाहते हैं। और चूंकि आपके मुख्यमंत्री साहब 9 महीने में कोई काम वाम कर नहीं पाए, तो अब उनको इस तरीके का कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ड्रामा चाहिए। गुलाम रसूल साहब। हाँ, मेरे ख्याल में जब तक मेरी राय है तो ये तो शहीद नहीं, शहीद आजम है, बहुत बड़े शहीद हैं। इनको पढ़ाया ही इन्हें नहीं गया समझना है, इनके चाहिए दिमागों में यही डाल जो दिया ये रजनी जी बोलने दीजिए, रजनी जी बोलने दीजिए, सुन नहीं पाएंगे। रजनी जी बोलने दीजिए, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, बोलने दीजिए, बोलने ये दीजिए। इलेक्टेड थे और ये चुने हुए आए हैं अवाम से, और जिन्होंने ये लड़ा है, ये जुल्म के खातिर उन्होंने लड़े है, डोगरा हुकूमत के खिलाफ लड़ा है। डोगरों ने हमारे साथ इस्तेसाल किया है। 75 लाख दिनार में इन्होंने ये खरीदा है कश्मीर में, और लोगों को ये माल मवेशी जानते थे और हाँकते थे, जिस तरह जाना था उस तरह। मेरे ख्याल में सबसे बड़े शहीद यही है, शहीद आजम, जिन्होंने अपना खून बहाया, अजान देते हुए उन्होंने अपने जान निछावर किए, और हमें इन्हीं के नक्श कदम पर चलना चाहिए, याद रखना चाहिए। हमें यही चाहिए, हिंदुस्तान को हम ललकारते हैं, खासकर मैं, ये मेरी जाती राय है, हमारा एक खून का कतरा कतरा हम बहाएंगे इन शहीदों के खातिर। इन शहीदों ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो कदम उठाना दिखाया, जो जमहूरियत दिखाई, ये सीखना चाहिए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान डोंगना चाहता है कि हिंदुओं को, पंडितों को बाहर निकाल के आप खून का कतरा कतरा ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हिंदुओं को और पंडितों को बाहर ये मतलब ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिक्स के लिए देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? काला तिलक उनके देश को बर्बादी की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। ये हमारे करना चाहती हूँ इस मुद्दे बारी बारी से दर्शकों तक आवाज नहीं जा रही, आप लोगों के विचार जा नहीं पा रहे हैं। बंद किए, क्या हुआ इससे? क्या हुआ इससे? भड़क जाएगी इनकिलाब। अच्छा गुलाम रसूल साहब, जरा इसका जवाब दे दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जी ने 9 महीने में क्या काम किया? वो करे कि जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो सेंसिटिव इश्यूज को उठाकर आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत गलत बात कर रहे हैं, ये देश के विरोधी बात कर रहे हैं। ये उनको तो ड्रेस फ्लो में अंदर होना चाहिए, जिस हिसाब के भड़काने वाले भाषण ये दे रहे हैं यहाँ पर। ये मैं ताहिर साहब तक करता हूँ, इसलिए शांतिपूर्वक जो सौहार्द बना है, आईन है, मैं आईन की तरफ बात करता हूँ। हम हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, देशद्रोह की बात कर रहे क्या हैं। हम इनका हिस्सा नहीं? तब तो ये खुद ही कहते हैं आप हमारा हिंदुओं, आप जाइए 1990 में क्या किया था? कहाँ जाएंगे? हमें दिखाना है, चाहे हम खून बहे, चाहे हम अपना जान निछावर करें, हमें कुछ भी हो, हमें अगर ऑर्डर हो, अगर हमें डायरेक्टिव मिलता तंजीम से, हम तमाम वर्कर जाते थे जमा हो के वहाँ, और ज्यादा से ज्यादा। गुलाम साहब ये भी तो जवाब दीजिए ना कि वहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, इस पर भी तो कुछ बोलेंगे। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, तो लिहाजा ये तो आपको अपना जुल्म याद आ रहा है, लेकिन इन लोगों पर जो जुल्म हुआ वो नहीं याद आ रहा आपको। चलिए मैं एक ब्रेक लेता हूँ, एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। एक ब्रेक, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो एक तरफ कह रहे हैं कि भाई वो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, और दूसरा पक्ष है वो कश्मीरी पंडित हिंदुओं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई सब ये तो बहुत गड़बड़ हुआ,
इन लोगों ने वहाँ से ऐसा परेशान किया लोगों को कि लोग विस्थापित होकर इधर उधर भागे। कश्मीर की मूल समस्या यही है, यही वर्षों से चला आ रहा है, आरोप और प्रत्यारोप। लेकिन अब समाधान की ज़रूरत है और बीच बीच में राजनेता इस तरह के मुद्दों को हल्की सी स्पार्क कर देते हैं, जैसे 2 दिन से हो रहा है, और फिर एक नई बहस, फिर चर्चा, गली चौराहे जम्मू और कश्मीर में फिर चर्चा। ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का कश्मीर को कौन गरमा रहा है, ये बड़ा सवाल आज मंथन में, इसी को लेकर हम चर्चा करें। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे राजनीतिक विश्लेषक संजीव लूथरा का। संजीव लूथरा जी, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूँ। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये चीज़ें हो रही हैं कि पहले कभी भी इसको इस तरीके से हाइप नहीं दी जाती थी, लेकिन अचानक ये दिख रहा है कि 2 दिन से 3 दिन से ये चल रहा है। पहले छुट्टी कैंसिल हुई, शहीद दिवस की जो भी हो मसला हो, लेकिन उसके बाद फिर ये हाउस अरेस्ट, फिर तमाम चीज़ें। तो क्या जो शांत माहौल में इन नेताओं को चैन नहीं पड़ रहा है, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों? संजीव लूथरा। नमस्कार दुर्गेंद्र जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। देखिए, ये महाराजा के समय का 13 जुलाई 1931 का ये वाकया हुआ था कश्मीर जेल में। एक अब्दुल कादिर जी थे, वो अंग्रेजों के समय में पेशावर में पोस्टेड थे। जब वो कश्मीर आए, उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ कश्मीरी यूथ को इकट्ठा करके और भड़काने की कोशिश की और इस तरीके से उनको फिर जेल में बंद किया गया। और फिर जेल के बाहर जो 4-5 हजार लोग इकट्ठे हुए, उसमें से 200-300 लोग जेल के कंपाउंड में चले गए, फिर गोलियां चली, कुछ लोग शहीद भी हुए। लेकिन ये मुद्दा जो है, ये शेख अब्दुल्ला जी ने इसको गर्म किया। ये मुद्दा राजा के जमाने से काफी साल तक ये मुद्दा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था जी। लेकिन उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब ने इसको गर्म किया। सिर्फ किसके लिए? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। ये सारा जो मसला हो रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स का है। इसका कारण सिर्फ, और आज जो सीएम साहब ये उमर अब्दुल्ला जी जो ये कर रहे हैं, दीवारें फांद रहे हैं, जो ये बच्चों की बचकानी हरकतें कर रहे हैं, ये जो उनको शोभा नहीं देता। और केंद्र सरकार का सिर्फ केवल यही एक मंशा है कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े। जम्मू और कश्मीर, हिंदू मुस्लिम जो अभी प्यार इसको वापस करने की कोशिश की जा रही है, ये उसको फिर से बट्टा डाल रहे हैं उसमें, और जम्मू और कश्मीर को फिर हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो कि हमारे सीएम साहब को ये शोभा नहीं देता। अगर उनको हाउस अरेस्ट किया गया तो उसका यही था कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। लेकिन शायद ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इट्स ए डर्टी पॉलिटिक्स। शायद इनको शांति जम्मू और कश्मीर के बीच में पसंद नहीं है। ये दीवार खड़ी करके ही सांस लेंगे, और जैसे इन्होंने ऑलरेडी किया हमारे कश्मीर में से जो हिंदू भाइयों को कितनी, हमारे हिंदू भाइयों का खून इनको नजर नहीं आता। इनका खून है और हिंदुओं का खून जो है वो पानी। उनके ऊपर जो जुल्म किया इन्होंने 1990 में, और वो जो आज एक मतलब टेंट्स में रह रहे हैं और बुरे हाल में रह रहे हैं, वो सब इनको जेब देता है। लेकिन ये जो सरकार कर रही है, अगर आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश कर रही है, उसको ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। पीडीपी के नेता आसिक हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। आसिक साहब, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप लोग क्यों कर रहे हैं? वहाँ के रीजनल जो पार्टियां हैं, चाहे आप पीडीपी हो, एनसी हो, जो लोग हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? वहाँ के जो माहौल में एक माहौल अच्छा बन रहा है, तो उसको क्यों गड़बड़ करना चाहते हैं आप लोग? आसिक हुसैन।
इसमें गलत ये वॉइस करा काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो वोट बैंक की आप सियासत इन्होंने बताया, भाई ने भी बताया, आपने भी कहा, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। इन्होंने कहा कि सीएम साहब का जो बचपना वो आज वो छलांगे मारना दीवारों से, ये चीज तो हमेशा 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। नहीं तो फिर अब आप लोग भी तो हाउस अरेस्ट, आपके नेता भी थे, वो भी चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, मुझे निकालो, मुझे जाना है। नहीं देखिए, शहीदों का दिन मनाना है, हर हाल मनाना है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सीएम साहब कर रहे हैं वो तो पावर में है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं वो, और उनकी अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तो इसमें दूसरों की क्या ही खता है। और आप एक साइड से देखो कि सीएम साहब कह रहे हैं कि मेरे पास पावर्स नहीं, वहीं से आप एलजी साहब का बयान देखो। एलजी साहब कहता है कि जनाब मेरे पास खाली लाइन ऑर्डर है और उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट है वो सीएम साहब के पास है। लेकिन सीएम साहब कहते हैं कि नहीं, हमारे पास पावर्स नहीं है। उनके पास अगर पावर्स नहीं है तो ये बचपना हरकतें क्यों कर रहे हैं? छोड़ दे वो कुर्सी को, सैलरी के लिए क्यों बैठे वो वहाँ पे? ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। पूर्व एमएलए हमारे साथ मीर गुलाम रसूल साहब जुड़े हैं। गुलाम रसूल साहब, पीडीपी चैलेंज कर रही है आपको कि भाई आप क्या पावर ही नहीं, आप पावरलेस चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर क्यों छोड़िए ना गद्दी, निकलिए, क्या जरूरत है? गुलाम रसूल साहब चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए उन्होंने अपने टाइम में क्या किया। हम लोग चलते हैं, लेकिन इस वक्त हमें टाइम ही कहाँ मिला? बोलने दीजिए, आसिक हुसैन बोलने दीजिए उनको। आसिक हुसैन, उन्होंने बहुत तसल्ली से सुना है, बोलने दीजिए उनको। आसिक हुसैन प्लीज बीच में नहीं, आसिक हुसैन बीच में नहीं, गुलाम साहब को बोलने दीजिए, उन्होंने तसल्ली से सुना है भाई, सबको सुन रहे हैं। बोलिए गुलाम रसूल। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे जो हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर है उसको धक्का कोई दे दे या हाथ लगाए या तिरछी नजर से देखे। हम उसकी आंख उसको तिरछी नजर से देखेंगे, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, ये सिलेक्टेड नहीं है, ये गवर्नर साहब नहीं है। ऑनरेबल गवर्नर साहब तो सिलेक्टेड है, ये तो इलेक्टेड है। ये देखिए इसका हाल क्या क्या करते हैं। हमें ग्रेवयार्ड पे जाने की इजाजत है ही नहीं, फिर तो जमहूरियत कहाँ है हिंदुस्तान में? ये क्यों कहते हैं कि जमहूरियत है? यहाँ जमहूरियत है नहीं, जमहूरियत का गला घोंटते हैं। यहाँ गुंडा राज है। यहाँ कश्मीरी पंडितों का बाहर निकालना जमहूरियत है, वो जमहूरियत है। कश्मीरी पंडितों को मार मार के कश्मीर से बाहर निकालना जमहूरियत मानते हैं आप? वो गवर्नर था उस वक्त वो जमहूरियत थी। भगवाया हमने नहीं भगवाया, हमने खून से उनको जुल्म किए, हमने उनकी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से थ्रेटनिंग करके भगाया उस वक्त के जो उस वक्त का गवर्नर साहब था उसी ने उनको भड़काया। जिस तरह आज सेंटर ठीक है। इतिहास में बहुत नहीं जाते हैं, इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे पन्ने खुलेंगे। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो समझ में आ रही है। रजनी सेठी ये कह रहे हैं कि भाई वो सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अख्तियारात हैं, और आप लोग जबरदस्ती कभी भी कुछ, कभी हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं। तो आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोग भी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। रजनी सेठी गवर्नर से काम नहीं चलेगा। सुन लिया आपका भड़काऊ भाषण, अगर सुन लिया। ठीक है याद रखिएगा। मीर साहब धमकाइए नहीं प्लीज, धमकाने की जरूरत नहीं। मीर साहब बोलिए, रजनी सेठी बोलिए। ओके रजनी सेठी बोलिए, बोलिए। जी देखिए, आप कह रहे हैं वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल हम भी वही कह रहे हैं कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है, बाकी डिपार्टमेंट आपके पास है। आप उस पर फोकस करने की बजाय आप छलांगे लगा रहे हैं, दीवार फाड़ रहे हैं। ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री को क्या ये शोभा देता है? आप जम्मू में उर्दू का इस समय नायब तहसीलदार का इश्यू बना हुआ है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। जम्मू में और लोकल इश्यूज है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। क्या आप मुख्यमंत्री सिर्फ चुने हुए लोगों के हैं? अगर आप शहीदी दिवस आप जिसको मान रहे हैं उस दिन पे नहीं पहुंचेंगे या वहां पर पार्टियां नहीं पड़ेंगे तो क्या कुछ जुल्म हो जाएगा? आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल 2019 के बाद से बन रहा है, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सिर्फ सैलरी लेना, स्टेटहुड लेना, प्रोटोकॉल लेना, इसी के लिए मुख्यमंत्री बने थे क्या? देखिए, एनसी की मानसिकता देख लीजिए जोगिंदर जी। आप इनके एमएलए की मानसिकता से समझ सकते हैं कि ये इनमें हिंदू मुसलमान का कितना मानसिकता भरी हुई है, ये आपस में लड़वाने का कितना काम कर रहे हैं। अगर इनकी भाषा को कोई हिंदू
जाएगा। तो इनको नहीं नहीं, खून वून ना खोले भाई किसी का, कश्मीर में बड़े जख्म सहे हैं। मैं निवेदन करूंगा किसी का खून ना खोले, किसी का खून खोलने की जरूरत नहीं है जी। वही बात कर रहे हैं गुरजिंदर जी, ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं ये पंडितों के सेंटिमेंट को हर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि एनपी की सरकार ने वहां कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया। अच्छा, आप लोग ये क्यों करते हैं? रजनी जी मेरा सवाल आपसे है, मैं सीधे आप पे आ जाता हूँ। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उकसाते हैं कि उनको दीवार में छलांगे मारनी पड़े? आप लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई? आप भी तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, एक बहुसंख्यकों की पॉलिटिक्स करते हैं आप। क्या चाहते हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को खराब किया जाए? उनके फातिया पढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा? अगर वो फातिया पढ़ते रहे हैं रजनी जी, अगर वो फातिया पढ़ते रहे एक बार और पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? 13 जुलाई की छुट्टी जब कैंसिल कर दी गई है, उसको फोकस क्यों किया जा रहा है? नहीं मान रहे, वो 14 जुलाई को चले गए, वो 15 को चले जाएंगे, तो 14 को क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जाते अपने जन्मदिन पे चले जाते, किसने मना किया? बट 13 जुलाई को वो लाइमलाइट में आने के लिए, फोटोशूट के लिए ये सब। आज तो 14 जुलाई है मोहतरमा, आज 14 जुलाई है। आज क्यों उनको छलांगे मारने पर मजबूर किया? ड्रामेबाजी हो रही है, फोटोशूट हो रहा है, आज तो उनको कोई रोका नहीं गया होगा। आज उन्होंने ये सब सीन क्रिएट किया है ताकि लाइमलाइट में लोगों को दिखा के जम्मू। मैं मैडम की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक टीआरपी के लिए है। बाकी आप अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से वो चल नहीं रहे हैं, वो आप उनका जो मंशूर था उसके हिसाब से वो चल नहीं रहे, वो खाली टीआरपी के लिए उनके एमएलए भी यही कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि वो मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, लोगों को ध्यान भटकाने के सब एक्शन हो रहे हैं। वो बात संजीव लूथरा कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? आसिक हुसैन और रजनी सेठी आप शांत होइए दोनों। संजीव लूथरा बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहता हूं कि सीएम साहब, माननीय सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसके चक्कर में मत पड़े। अभी जम्मू कश्मीर का जो माहौल सुधर रहा है उसको सुधरने दीजिए, ये गढ़े मुर्दे मत निकालिए, और जो मुद्दे हैं जो जिसके लिए सरकार आपको वोट दिया है पब्लिक ने, मुद्दे सुलझाइए। जैसे हमारी बहन ने कहा कि इस वक्त एक बहुत मुद्दा पेंडिंग है नायब तहसीलदार का, उसमें भी इन्होंने उर्दू कंपलसरी कर दिया है, जम्मू वाले कहां जाएंगे? और बाकी मुद्दे हैं उनको सुलझाइए। ये जो फातिहा पढ़नी है, ठीक है, आपकी संवेदनाएं हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। दीवारें फांद के ये शोभा नहीं देता एक सीएम को। नहीं, लेकिन लूथरा साहब जब आप रोकोगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप निकलने नहीं दे रहे हो, संगीने लगाए दे रहे हो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, तो फिर दीवारें तो फांदेगा। उसको तो भाई राजनीति करनी है, उसको माला तो जपनी नहीं बैठ के, ऐसे ऐसे करके माला तो जपेगा नहीं, तो जाएगा ही। शांति बनी रहनी चाहिए ना। ये लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं, उल्टी सीधी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से ये जो हरकतें करते हैं, उसकी वजह से सरकार ने कुछ रोकें लगाई हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है, सरकार की इच्छा सही है कि कश्मीर में माहौल सुधरे, लोगों को काम धंधे हों। अभी पहलगाम अटैक हुआ, उसकी वजह से देखिए 3-4 महीने से पर्यटक नहीं आ रहे थे, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, बिजनेस ठप हो गया है। तो गवर्नमेंट उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, ये नए नए मुद्दे खड़े करके, बचकाना हरकतें करके, और फिर से उस माहौल को अगर माहौल गर्म होगा तो कश्मीर में कौन जाएगा? देश से कश्मीर में कौन जाएगा? फिर दिक्कत होगी। इनका तो कुछ नहीं जाएगा। आम पब्लिक चलो कश्मीर, तो आम पब्लिक क्यों जाएगी कश्मीर अगर ऐसे हालात ये बना रहे हैं तो? ठीक है ना, मैं नसरीन को चर्चा में फिर से शामिल करता हूँ। समीमा नसरीन, इतनी देर की चर्चा आपने सुनी, ये क्यों दोनों तरफ से ये चीजें हो रही हैं क्या कि भाई जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी 1913 की बात कर रहे हैं, और ये भी अड़े हुए हैं, 1931 की बात कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, और ये भी अड़े हुए हैं, ये भी छलांगे मार रहे हैं। तो क्या जो अभी कश्मीर का जो माहौल है, अमरनाथ यात्रा भी बढ़िया चल रही, मैं खुद अमरनाथ यात्रा होकर आया हूँ, कल ही रात में मैं वापस आया हूँ, तब अब धीरे धीरे माहौल पिकअप कर रहा, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, माहौल ठीक हो रहा। मैंने देखा कि वहाँ बड़ा काम करने की ज़रूरत है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ बुरी हालत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वहाँ की सड़कों को सुधारने की ज़रूरत है, बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो दोनों पक्षों को इस तरह के काम करने की ज़रूरत हो जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के जेब में 4 पैसे जाएँ, या फिर इसमें लड़ते रहें। नसरीन,
करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सबको अनुरोध करूंगी कि सब जब बोल रहे थे मैं चुप थी, तो जो मैं बोलूंगी सब प्लीज चुप रहिए, जब अपना बारी आए तब आप बोलिए। ठीक है, तो कोई नहीं बोलेगा, ये रखिए सबके लिए सही अपना है। पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए, बोलिए। हाँ, ये जो पहले तो बात यह है कि स्टेट और सेंट्रल, कोई भी स्टेट हो और सेंट्रल जो है, दोनों को मिलजुल के, दोनों सरकार को मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि ना अकेले सेंट्रल कर सकते स्टेट के बगैर, ना स्टेट कर सकते हैं सेंट्रल के बगैर, दोनों को मिलके ही काम करना है। और ये जो मैं बात बोलूं, जो ये मुख्यमंत्री जो ने किए, छलांग मारे या फिर ये जो मुद्दे उठाए, पहले तो बात ये है कि जो शहीद हुए हैं वो लोग अजान देते देते शहीद हुए, किसी को मारते हुए नहीं, ठीक है। उस टाइमिंग में जो थे वही जानते हैं असलियत, जो हमने अपने बाप दादा से सुने हैं हम लोग वही बोल रहे हैं। और ये जो बहन जी हमें बोल रहे हैं कि आप क्या जानते थे, उनको मेरे बारे में पता है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं अपने आँख से बहुत सारी चीजें देखी हूँ। मैं कोई सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ, उनके पक्ष में भी नहीं हूँ। जो रियल फैक्ट है, जो अच्छा काम करेंगे मैं उनके हक में हूँ, जो बुरे काम करेंगे मैं उनके खिलाफ हूँ। तो ये नहीं कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ या फिर कांग्रेस के खिलाफ हूँ, नहीं। सभी पार्टी एक कोई ना कोई महान उद्देश्य से बना हुआ है। तो अब जो ये बात हुई कि 13 जुलाई को ये शहीद दिवस जब उन्होंने किया, तो पहले तो बात ये था कि गवर्नमेंट को उनको नजरबंद नहीं करना चाहिए था, या शांतिपूर्ण से उनसे बात करना चाहिए था। तो नजरबंद किया मतलब ये तो ऑलरेडी मीडिया में आ गए ना पब्लिकली कि नजरबंद क्यों किया गया है। ये पहले तो बात है, ये गलत हुआ है मेरे नजर में। चाहे पार्टी में कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री रहे, चाहे कोई भी, पहले तो बात ये मुद्दा उठाए। अगर शांति चाहते हैं सब लोग तो फिर क्यों उनको नजरबंद किए? वो क्या किसी को मारने जा रहे थे या आवाम को भड़काने जा रहे थे? हाँ, अगर वो ऐसा कुछ करते तो डेफिनेटली आप उनको करो। और हाल ही में जो हाल ही में जो सीएम जो कोलकाता आए थे टूरिज्म पीआर में, तो ये कश्मीर चलो, ये जो बात अभी जो बहन जी जो बोले कि क्यों जाए कश्मीर, तो ये जो कुछ दिन पहले जो हादसा हुए हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो उन्होंने हर स्टेट जाके सबको, ताकि वहां का जो कश्मीर का मेन जो बिजनेस है, टूरिज्म बिजनेस, वो डेवलप हो। वहां पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं, और इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। हम सब भारतीय है, हमारा खून है भारतीय, ना हम मुस्लिम ना हम हिंदू है। तो इस मुद्दे को लेकर तो ये जो सुनेंगे ना लोग, तो और भड़केंगे, हिंदू भड़केंगे, मुस्लिम भड़केंगे। तो ये प्लीज एक दूसरे के ऊपर वो ये जात पात लेके आरोप देना बंद कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। और वही तो हम कह रहे हैं जी, वही मैं तो भी हम कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। वही तो सरकार भी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप जो बोलिए, आप बड़ा लंबा बोल रहे बोल थे रही कि हैं, हमारा हिंदू का खून नहीं है, ये गलत बात है। अगर हिंदू बोलो तो हिंदू का मतलब क्या होती है बताइए? जो हिंदुस्तान होता है वो सारे हिंदू हैं। खोल के पूछा गया, वो जो गुलाम रसूल साहब बोल रहे थे उनको जवाब दिया गया है। वहाँ पे जो पहलगाम में पूछा गया उसको हिंदू कहा जाता है। जो हिंदुओं नहीं, पहलगाम रजनी जी, गलत, बिल्कुल गलत। इसका उदाहरण मत लीजिए, वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और उसको इस तरीके हम देश के सामने नहीं रख सकते। आप नेशनल टीवी पर हैं, एक राष्ट्रीय चैनल है ये। आप पूरा देश एक एकता का परिचय दे रहा है पहलगाम में, और हम लोग उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं बाइफरकेट से कर सकते जी। आप उसको नकार नहीं सकते। अगर ये हिंदू बहने भाई, वो फैमिली क्यों शहीद होते? वो जो बचाते हुए वो भाई क्यों शहीद होते? अगर हिंदू मुस्लिम बात हुई, नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, हम सबका पहचान, हम सब भारतीय हैं, हम इसी मोड पर चलें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। हम लोग सब भाई बहन है, हम लोग सब भाई है, हम लोग सब बहने हैं, ठीक है। तो कोई भी सियासती मसलन आ गए यार, आप लोग बोल रहे हो इसका कारण सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसका एक ही कारण है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स। मजहब को पॉलिटिक्स में मत लाओ। ठीक है, ठीक है। ये सारे पॉलिटिशियन ये कर रहे हैं, ये सब पॉलिटिशियन का काम है। सारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द आप बताओ कि कौन से पॉलिटिशियन नहीं करते हैं? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। पॉलिटिशियन है, देखिए अच्छे पॉलिटिशियन जो है ना, वो हर पार्टी में है। वो तो अच्छे पॉलिटिशियन है, उनकी मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं उनकी मैं मजम्मत वो गलत है। बस मैं यही कहना, मेरा कहने का मतलब ये एकदम बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मुद्दे मत लाइए प्लीज। और जो उन्होंने ये पॉलिटिशियन छलांग उठाए हैं, वहाँ पे छलांग मारे हैं, पब्लिक नहीं ला रही, पॉलिटिशियन ला रहे हैं।
तो आप उनको भी थोड़ा सा ये करना था कि ठीक है, उनको बाधा दिया तब ना वो किए। तो अगर उनको नजरबंद नहीं किया जाते, शांतिपूर्ण से अगर वो सही दिवस पालन करने देते नॉर्मली सभी लोग, तो ये मुद्दा आता ही नहीं। ये सारे पॉलिटिक्स वाले ही इनको मुद्दा बनाते चाहते हैं कि वोट बैंक के लिए। ठीक है, ठीक है, पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, ये बात है। ठीक है नसरीन, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मीर गुलाम रसूल साहब लगातार जुड़े हुए हैं। गुलाम रसूल साहब, अगर थोड़ी तसल्ली आपके नेता कर जाते और अगर कानून का पालन, जैसे उनको रोका गया था कि भाई आप मत जाइए, इससे माहौल गड़बड़ाएगा, जो भी कारण दिया गया, वो चीफ मिनिस्टर हैं, अनुभवी नेता हैं, उस चीज़ों को समझते हैं, क्या ऐसी क्या दिक्कत है कि वो आगे पीछे नहीं हो सकती चीज़ें? ऐसी क्या दिक्कत है? क्या कोई पॉलिटिकल मजबूरी है, या ये भी संदेश गया कि उमर अब्दुल्ला साहब केंद्र के बड़े करीब चले गए हैं, तो आपकी जो वोट बैंक है उसमें दिक्कत आने लगी, इसलिए ये सब दिखाने के लिए करना पड़ा? मीर गुलाम, हम हस्बी मामूल हर साल हम 13 जुलाई 31 से लेके 25 ये यहाँ तक 19 तक हम दुआ के लिए वहां जाते थे। अगर कोई हिंदू शमशान घाट पे चले तो उसको कोई नहीं रुका सकता है। हमें कौन रुका सकता है? अगर हम अपने ग्रेव यार्ड पे जावे तो फातिहा पड़े, वहां कौन सा आसमान टूट पड़ता जमीन पे? क्या वहां कुछ मुश्किलात होता, बदअमनी होती? नहीं, कुछ नहीं। हमें दुआई मगफिरत पढ़ना और तो वापस निकलना था, और क्या करना चाहिए था? हमें कोई वहां कोई खुदा न खास्ता कोई बदअमनी नहीं करनी चाहिए। फातिहा पढ़ा भी, बाद में पढ़ा भी हुआ वही। जाते हमें अपने मजहब का यही कहना है कि जिधर भी जाओ अमन के साथ जाओ, फातिहा पढ़ो और वापस निकलो, बात और कुछ नहीं करना था। बिल्कुल सही बात है। ये दूसरी बात है, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर बात इससे बात बढ़ती है गुलाम रसूल साहब, इससे बात बढ़ती है, इससे गड़े मुर्दे आप उखाड़ने वाली बातें कर रहे हैं। वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जो मुद्दा 30 साल एकदम ठंडे बस्ते में था, उसको दोबारा से आप गर्म कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। अगर गेट खुला होता तो उमर साहब दीवार के ऊपर नहीं चढ़ता और वहां नहीं चलता। अगर दीवार खुला होता तो क्या, ये गेट खुला होता तो कौन सी बड़ी बात थी? गेट आप वो क्या करते वहां जाके? उसके पास पिस्टल नहीं था, उसके पास बम नहीं था, उसके पास और कुछ नहीं था कि वो बात हम नहीं करते। हमने तो बेशतर कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए दी है। हमारे मिनिस्टर कुर्बान हुए हिंदुस्तान के लिए, इन्हें समझना चाहिए। हमारे एमएलए, हमारे वर्करान सारे तास तास हो गए, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जिंदगी निछावर हुए, इसीलिए हिंदुस्तान के खातिर। और आज हमें यही सिला मिल रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कि हमें 1990 में क्या हुआ? 1990 में क्या हुआ? वो अकीदत का नजराना हम पेश नहीं कर सकते उनको। 1990 में क्या हुआ? जुल्म के खातिर लड़ा, वो जुल्म जो इसने देखा, एक खान सामान ने देखा, अब्दुल कदीर ने देखा, वो भी खड़ा हो गया, उसने भी जान अपना दे दिया। ठीक है उमर साहब, खबर का रहने वाला था उमर साहब। ठीक है गुलाम रसूल मीर साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनी सेठी को इस चर्चा में फिर से शामिल करता हूँ। रजनी जी, बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाया कि भाई ऐसा क्या, कौन सा धरती फट जाती, आसमान फट जाता, जियारत कर लेते, दुआ मांग लेते, क्या जरूरत थी छेड़ने की? दुर्गेंद्र जी, छेड़ने का काम हम लोगों ने नहीं किया। छेड़ने का काम वो खुद कर रहे हैं। ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को उठा रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सके। आप खुद बात कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है, एलजी साहब उसको देख रहे हैं, केंद्र सरकार उसको देख रही है। अगर आपको लगता है कि भाई इस समय माहौल खराब हो सकता है, एलजी साहब ने कहीं ना कहीं बैन कर दिया है, तो आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए। आप बाकी काम करिए ना। अगर आप 13 जुलाई को वहां नहीं जाएंगे, आप अपने घर से उसको कर लीजिए। अभी मेरे भाई बोल रहे हैं हिंदू शमशान जाते हैं। देखिए, हमें कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि हम शमशान जाके वहां पर कुछ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ शहीदी स्मारक बने होते हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं, उनके यहाँ पर स्मारक पे जाके जब वो दिन होता है उसको मनाते हैं। मगर हम छुट्टी नहीं मांगते, हम स्कूलों को बंद नहीं करते, हम पूरे देश में ये नहीं कहते कि उस दिन बंद करके पूरी जनता को वहां इकट्ठा किया जाए।
कश्मीर में अलग ट्रेंड चला है दुर्गेंद्र जी। पिछले इतने सालों से वहां 13 जुलाई को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते उन्होंने यूज किया है और अपने वर्कर्स को वही गाइड किया है। इनका कसूर नहीं है, ये वही बोल रहे हैं जो इनको एनसी में पढ़ाया गया है। हमारे बीजेपी में तो राष्ट्रवाद की बात बताई जाती है, हिंदू मुसलमान एक है उसके लिए काम कर रहे हैं, मगर इनको अपने मजहब के साथ प्यार है, अपने मजहब के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इनका माइंडसेट बन चुका है जिसको ठीक करने की जरूरत है। नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, मजहबी इशूज़ जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी हम सबका मजहब हिंदुस्तान है और हम सबका मजहब एकता है। अगर इस उसमें हम चलेंगे हम सब तो हिंदुस्तानी मुझे हैं। लगता है हमारा कि एक इससे ही बढ़िया मजहब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा मजहब तेरा मजहब, इसी वजह से दुर्गति हो रही है। तो मजहब को घर के अंदर रखें, अपने दिमाग में रखें, लेकिन जो हिंदुस्तानियत है, कश्मीरियत है, उसको मुझे लगता है कि जिंदा रखने की ज़रूरत है। मीर साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा, अगर ऐसा सेंसिटिव माहौल था तो आपको भी थोड़ा सा तसल्ली रखनी चाहिए थी। ठीक है, आगे पीछे कुछ कर लेते। गुजारिश सुनिए, हमारा नारा जो हजरत शेर कश्मीर का है, वो शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। उन्होंने वो नारा तब दे दिया जब चारों तरफ आग जल रहा था और सिर्फ अगर नजर आ गई यहाँ कोई यहाँ आजादी, वो यहाँ आ गया कश्मीर में वो था, बाकी किसी जगह नहीं थी। यहाँ ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद था, बाकी किसी जगह नहीं था हिंदुस्तान में। उनका नारा ये है और इस नारे के पीछे हम चलेंगे और हमारा मुद्दा और मकसद यही होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, रजनी सेठी, संजीव लूथरा साहब, समीमा नसरीन, आसिक हुसैन, मीर गुलाम रसूल नाज, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। वास्तव में हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमको बहुत पहले ये सब बातें बचपन में पढ़ाई गई, बताई गई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपना मजहब, पराया मजहब, तेरा मजहब, मेरा मजहब। मजहब सुकून की चीज़ है, उसे दिलो दिमाग के अंदर रखिए, लेकिन जब कहीं इस तरीके की बातें हों तो थोड़ा तसल्ली करिए। ठीक है, माहौल कश्मीर का अच्छा बन रहा है, उसमें सहयोग करिए। और अगर किसी के लोकतांत्रिक अधिकार हैं तो शासन सत्ता तंत्र को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार भी ठीक नहीं है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।